शिव, नेहा, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। राधे राधे भाई श्वेता, शिव, नसीम, चलिए भाई। वालेकुम अस्सलाम नीलेश, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, और पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया था हमने 4 या 5 पॉइंट्स के बारे में, मैं उनके बारे में आपसे सवाल अगर पूछ लूं तो क्या आप लोग तैयार है बिल्कुल आंसर करने के लिए? चलिए भाई, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से भाई सभी की शुरुआत करते हैं। सब कुछ ओके है, बढ़िया है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और मैंने कहा आज की क्लास में भी हम ऐसा ही कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैंने आपको CSR के बारे में पढ़ाया था। आप मुझे बताओगे CSR एक्टिविटीज के अंदर हमारे देश की कंपनियों को अपने लाभ का कितना प्रतिशत खर्च करना होता? पहला सवाल है। एक मैंने पढ़ाया था MSP के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों के लिए फसल है उसकी जो मिनिमम प्राइस होगा उसकी गारंटी दी जाती है। इस प्राइस को रिकमेंड करना, इस प्राइस को डिटरमाइन करना, ये किस आयोग का काम है, उसका नाम बताइएगा। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था यहां पर MSME के बारे में। आप मुझे बताएंगे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो माइक्रो होगा, 10 करोड़ तक है तो स्मॉल होगा, और अगर 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम होगा। मुझे बताओ MSME डेवलपमेंट एक्ट जो है वो किस वर्ष में लाया गया? माइक्रो स्मॉल डेवलपमेंट प्राइजेस को एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट एक्ट कौन से वर्ष में आया था? फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर जो डिफरेंट PSU हैं, महारत्न और नवरत्न कंपनीज के बारे में। मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में 13 कंपनियां इस समय महारत्ना में है, 16 कंपनियां इस समय नवरत्ना में है, और ये कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मुझे बताओ कौन सी कंपनी जो महारत्ना 1 है और जो महारत्ना 2 है, इन दोनों के बारे में बताओ कितना, सॉरी, महारत्ना और नवरत्ना ये कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं? इनके इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट क्या होगी? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक बताया टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। मैंने आपसे कहा कि कोई कंपनी की वैल्यू डिफाइन करती है कि उसको क्या कहा जाए। आप मुझे बताओगे यहां पर जब कोई कंपनी जो हो 100 बिलियन डॉलर की हो जाए, $100 बिलियन उसकी वैल्यू हो जाए, तो उसको क्या नाम दिया जाता? $100 बिलियन वाली। देखो भाई, CSR में आपको याद रखना है प्रॉफिट का 2% खर्च करते हैं, ये सही जवाब है सर। MSP को डिफाइन करना CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे मैंने कहा था CACP का काम है। अच्छा, जो MSME डेवलपमेंट एक्ट है वो 2006 में आया था, याद रखोगे। जो महारत्ना है उसमें 1,000 करोड़ रुपए, सॉरी, महारत्ना है उसमें 5,000 करोड़ रुपए, और जो नवरत्ना है उसमें 1,000 करोड़ रुपए तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो कंपनी $100 बिलियन वाली हो जाती है उसे हेक्टा कॉर्न कहते हैं, 10 वाले को डेका कॉर्न, और 1 बिलियन वाले को यूनिकॉर्न कहते हैं। निफ्टी वगैरह जो है वो हमारा शेयर बाजार के टॉपिक में होता है, अन्वेष शेयर बाजार में होता है निफ्टी वगैरह के बारे में डिस्कशन, है ना भाई। चलिए, तो आज की क्लास में देखो मैं जो पढ़ाऊंगा, मैंने एक ही बात आपसे कहनी है कि मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जब मैं आपसे कहूं तब आपको लिखना है, बस वेट करना है, अभी कुछ नहीं करना। मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, अब हमारे देश में क्या होता है सर, एक SEZ होता है। क्या होता है भाई? एक होता है SEZ, जिसको कहते हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए भाई रुद्र, कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताइएगा समझ में आएगी बात या नहीं। अब जो हमारे देश में देखो SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। अगर मैं हमसे पूछूं कि हमारा पूरा भारत है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, अगर मैं इस पूरे के बारे में आपसे बात करूं तो मुझे बताइए कि हमारे देश में जो ज्यादातर डेवलपमेंट है, ज्यादातर उद्योग लगे हैं, इंडस्ट्रीज लगी है, वो कहां लगी होंगी? आप कहोगे मोस्टली हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो हैं वो गुजरात में लगी हैं, वो महाराष्ट्र में लगी हैं। यानी हमारे देश का जो डेवलपमेंट है सारा का सारा वो कर्नाटका में होगा और तमिलनाडु में होगा मुख्य तौर पर। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं आपसे तो आप कहोगे सर यूपी में, बिहार में, बंगाल में, जनरली तौर पर ये छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर भी हमें यहां बहुत डेवलपमेंट नजर नहीं आता। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में कि एक तरफ सारा डेवलपमेंट हो रहा है,
और एक तरफ डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है SEZ का नियम। देखो क्या होता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी बनती है और वो कंपनी जब टैक्स कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उस कंपनी को अपने प्रॉफिट पे क्या देना होता है? आप कहोगे टैक्स देना होगा। सर वो भारत में कहीं पर भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टैक्स देना होगा। बात समझ में है? तो आप कहेंगे सर वो भारत में कहीं पर भी हो उसको टैक्स देना होगा। अगर भारत में बात करूं कि सर उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के रूल होंगे। उस कंपनी को विदेशी पैसा कितना मिलेगा, इसके एक रूल होंगे। समझना बात को पहले। तो ये सारे रूल पूरे देश में एक जैसे ही होने चाहिए सर, चाहे वो बिहार में बने, बंगाल में बने, या फिर वो गुजरात या तमिलनाडु में बने। लेकिन जब हम किसी एरिया को SEZ बना देते हैं, यानी उसको SEZ घोषित कर देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहां पर उस इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि वो एक नॉर्मल एरिया में होगी तो उसको टैक्स देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कंपनी, वो फैक्ट्री SEZ में लगेगी तो उसको 15 साल तक टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या मिलेगा? टैक्स का लाभ मिलेगा, यानी उसको टैक्स कम देना पड़ेगा 15 साल तक, जबकि किसी और जगह लगाए तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि उसको FDI के जो रूल हैं, यानी विदेशी पैसा कितना लगा सकते हो इंडस्ट्री में, यहां पर उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। वो जितना चाहे FDI लगा सकता है। मैं अभी समझा रहा हूं, वो सुनना आपको। तो जितना चाहे FDI लगा सकता हो अगर वो यहां पर लगेगा। अगर मैं कहता हूं रजिस्ट्रेशन करना जो है वो आसान हो जाएगा, उसको कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं चाहिए हो। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक इंडस्ट्री के ऑनर हो, एक इंडस्ट्री के मालिक हो, तो आप कहां जाओगे? उस जगह जो SEZ में आती है क्योंकि वहां फायदा होगा, या उस जगह जाओगे जो SEZ में नहीं आती? हर एक स्टूडेंट क्या कहेगा? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस है हम वहां पहुंचेंगे जहां पर हमें फायदा होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन चाहता है वो कम से कम टैक्स देके अपना ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ये है ना मतलब। अब देखो हमारे देश में जो पहला SEZ बना था वो गुजरात के कांडला में बना, और कांडला गुजरात में पड़ने वाली एक जगह का नाम है, उसको SEZ बनाया गया। जब वहां पर इंडस्ट्रियां पहुंच गई टैक्स बचाने के चक्कर में, अब इंडस्ट्री पहुंचेगी तो वहां कारोबार बनेगा। जब कारोबार बनेगा तो वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा सर, क्योंकि वहां काम शुरू होगा, वहां इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग लगेगा, काम होगा तो वहां पर रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहां जो गरीबी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा हो जाएगा। जब वहां इंडस्ट्री होगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कारखाने होंगे, तो सर वहां पर हमें सड़कें भी बनानी पड़ेंगी, रोड अच्छे करने पड़ेंगे, सड़क व्यवस्था बेहतर बनानी पड़ेगी, रेलवे लाइन को बिछाना पड़ेगा, एयरपोर्ट की सुविधा। और अगर समुद्र का किनारा है वहां पर, तो आप कहोगे सर समुद्र के किनारे पर तो हमें पोर्ट यानी बंदरगाह बनाना पड़ेगा सामान को ले जाने के लिए। अच्छा, इससे हमारे देश की, उस राज्य की इनकम भी बढ़ेगी और हमारे देश की आय बढ़ेगी। देश की इनकम को GDP कहते हैं, वो भी बढ़ेगी। हमारे पास सब कुछ बेहतर होने लगेगा। इसलिए सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वहां पहुंचेंगी जो SEZ में हो। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में बिहार वो राज्य है जहां आज तक एक भी SEZ नहीं है। आज तक एक भी SEZ बिहार राज्य में, पूरे राज्य में नहीं है कहीं भी। अब मुझे बताओ बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों लगाने जाएगा? कोई फायदा ही नहीं है उसको। इसलिए बिहार के लोगों को, जो लेबर होती है जनरली तौर पर बिहार से, उस बिहार की लेबर को कहां जाके काम करते हैं? वो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, या फिर वो गुजरात चले जाते हैं। मोस्टली आप देखिए कि गुजरात में 40% से ज्यादा काम करने वाले लोग, 40% से ज्यादा सिर्फ यूपी और बिहार के रहने वाले। क्यों? क्योंकि उनको अपने राज्यों में तो काम मिलता नहीं है सर। यहां पर मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम किसी भी एरिया को SEZ बना देंगे तो इसका मतलब ये वहां कंपनीज को कि कुछ बेनिफिट मिलेंगे, और इस बेनिफिट की वजह से वो कंपनीज वहां पहुंचेंगी। अगर हमारे पूरे देश में मैं सबसे ज्यादा की बात करूं आपसे, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा SEZ कहां पर है? इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा SEZ तमिलनाडु स्टेट में होंगे, और मोस्टली SEZ आपको ये इन्हीं 4-5 राज्यों में मिलेंगे। यूपी में कुछ हुए हैं, बिहार में है ही नहीं एक भी, बंगाल में है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए ज्यादा, उड़ीसा में कोई ज्यादा नजर नहीं आता। इसी तरह हरियाणा की बात करिए, हरियाणा जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ होता था सर, कुछ साल पहले तक हरियाणा बिल्कुल पिछड़ा हुआ राज्य था, लेकिन अचानक से हरियाणा में डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो हरियाणा ने अचानक से डेवलपमेंट करा, और इतना डेवलपमेंट किया हरियाणा में, याद रखना कि एक समय था
यहां की प्रति व्यक्ति आय जो एवरेज इनकम थी वो सबसे ऊपर पहुंच गई थी पूरे देश में। ऐसे डेवलपमेंट कहां से आया? क्योंकि हरियाणा ने अपने बहुत सारे क्षेत्रों को क्या बना दिया? आप कहोगे सर उसने बहुत सारे एरिया को SEZ बना दिया। अब दिल्ली में क्योंकि जगह कम है बहुत, दिल्ली में ऑब्वियस है, दिल्ली पूरा कंजेस्टेड हो चुका, भर चुका है, तो दिल्ली में जगह नहीं है। अब वो दिल्ली की कंपनीज फैक्ट्रीज कहां जाती हैं? अगर आप ध्यान दोगे सर, वो सोनीपत में जाती हैं, वो हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके में जाती हैं, वो फरीदाबाद में, गुरुग्राम में जाती हैं, नोएडा में जाती हैं, गाजियाबाद में जाती हैं। भाई दिल्ली का एरिया ऑब्वियस कम हो चुका है, इसके आसपास के रीजन में आपको नजर आएंगी कंपनियां। क्यों? क्योंकि इनको SEZ बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई एक बार दोबारा से मेरी बात को सुनना, मैं फिर कहता हूं, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं भाई। एवरीवन बहुत ध्यान से सुनो, मैंने कहा पूरा भारत एक है, पूरे भारत में इकोनॉमिक्स के नियम एक हैं, टैक्स के नियम और बाकी चीजों के नियम एक जैसे हैं, लेकिन उस भारत में जिसको SEZ बना दिया जाएगा उस एरिया के नियम अलग हो जाएंगे। अब जो SEZ में होगा उसमें टैक्स का फायदा मिलेगा, वहां इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा, वहां पर आपको डेवलपमेंट नजर आएगा जो SEZ में होंगे। और जो SEZ से में नहीं होंगे वहां आपको पूरा टैक्स पे करना होगा। तो एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री वाला, एक ऑनर जो होगा कंपनी का, वो ऐसी जगह पर इंडस्ट्री सेटअप करेगा जहां पर उसको टैक्स का बेनिफिट मिलता हो। इसीलिए जिन एरिया में SEZ होते हैं उन एरियो का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, उन राज्यों का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा पहला बना गुजरात में, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय है तमिलनाडु में, और बिहार में एक भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो SEZ एक कानून का नाम, एक नियम का नाम है। ऐसे एरिया को बोलते हैं सर जहां के नियम बाकी देश के नियम से थोड़े अलग होते हैं। मुझे एक बार सबका कमेंट चाहिए जितने भी लाइव हैं इस समय, कि मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं। तो चलिए भाई एक बार लिखते हैं इसे हम, SEZ होता क्या है? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है भाई? चलिए भाई, तो आप कहेंगे सर एक ऐसा क्षेत्र यानी एरिया जहां आर्थिक नियम यानी इकोनॉमिक लॉज, जहां के आर्थिक नियम अलग हो यानी डिफरेंट हो, या उदारवादी हो, लिबरल हो यानी आसान हो, इसे उदारवादी होना कहते हैं। ठीक है? एन एरिया a zone where economic laws are different और लिबरल, डिफरेंट हो और लिबरल हो, अलग हो थोड़े से। अच्छा मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है बिहार में सर, क्योंकि बिहार सरकार ने नहीं किया। देखो सरकार करेगी, SEZ स्टेट वाइज होगा, एरिया वाइज होगा, स्टेट के अंदर एक एरिया होगा, पूरा पूरा राज्य नहीं होगा, पूरा राज्य नहीं। गुजरात तो बहुत बड़ा राज्य है, उसका एक एरिया जो हो गया, जैसे मैंने कहा हरियाणा बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें फरीदाबाद को, उसमें गुरुग्राम को एक एरिया को बनाया जाए। अच्छा, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास किया जाता है। मैंने कहा अगर पूछ लेता है फर्स्ट SEZ कहां बना था, पहला SEZ मैंने बताया 1965 में कांडला में, जो एक पोर्ट भी है, वहां पर बंदरगाह भी बना हुआ है, कांडला, जो कि गुजरात में आता है। और याद रखना ये इंडिया में भी और एशिया में भी सबसे पहले शुरू हुआ था। इंडिया और एशिया में ये सबसे पहले हुआ। बहुत सारे इसको क्यों नहीं बना देते, क्योंकि वहां की राज्य सरकारों के कहने पर उसको बनाएगी सरकार, और हर देश अगर पूरे हिस्से को बना देंगे अगर, तो फिर एक बात बताइए ना मुझे, तो वहां हमारे पास टैक्स कहां से आएगा? सब कुछ नहीं बना सकते, इसलिए हम कुछ एरिया को बना के वहां डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसको चेंज करके दूसरे को बना देते हैं। वो बदलता रहेगा। लेकिन अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा SEZ किस राज्य में, मैक्सिमम SEZ
अधिकतम SEZ किस राज्य में होंगे? तो याद रखना, मैंने क्या बताया आपको, अधिकतम SEZ 48 हैं जो, वो तमिलनाडु में होंगे। सबसे ज्यादा SEZ तमिलनाडु में होंगे। फिर मैंने कहा आपसे, देखो पहले हमारे देश में SEZ का कानून नहीं था। देखो हर चीज कानून के साथ नहीं होती, कुछ चीजों को बिना कानून के लाया जाता है, बाद में कानून बना सकते हैं या नहीं भी बनाते। जैसे मैंने आपको नीति आयोग पढ़ाया, नीति आयोग को हमारे संविधान में या किसी कानून में नहीं बनाया गया, नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन SEZ जो पहले आया उसका कोई कानून नहीं था, लेकिन बाद में SEZ एक्ट 2005 में पास किया गया। अगर पूछे SEZ एक्ट कब पास किया गया, इसको लेकर कानून कब बनाया गया, 2005 में। लेकिन SEZ लागू कब से हुआ? SEZ एक्ट यानी कानून 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ। कानून पास 2005 में हुआ, लेकिन 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ये याद रखेंगे भाई, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पूछ लेता है एग्जामिनर। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा ये SEZ के बारे में हुआ, लेकिन SEZ में फायदा क्या है बाकी राज्यों से, इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा? मैंने कहा अगर हम पूरे भारत में कहीं पर भी जो SEZ नहीं है वहां पर इंडस्ट्री लगाएं, और जहां SEZ है वहां पर फायदा ये है, पहले 5 साल, फर्स्ट 5 ईयर, इंडस्ट्री बनने के बाद पहले 5 साल टैक्स ऑन टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका जो टैक्स बनेगा, जो भी टोटल प्रॉफिट बनेगा, जो कुल लाभ है उस पर जो टैक्स बनेगा, पहले 5 साल तक वो 100% एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट होने का मतलब होता है छूट मिलेगी 100% की, यानी 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, पूरी छूट मिलेगी, याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद 5 साल तक, अगले 5 साल तक, पहले 5 के बाद जो टैक्स बनेगा टोटल प्रॉफिट का, कुल लाभ पर जो टैक्स बनेगा, उसमें 50% की छूट होगी, 50% की माफी मिलेगी। पहले 5 साल पूरा माफ होगा, अगले 5 साल 50% माफ होगा, और उसके बाद अगले 5 साल, उसके बाद अगले 5 साल आप कहोगे टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जो हम दूसरे देशों को बेचते हैं उसका प्रॉफिट जो होगा, निर्यात के लाभ का पर जो टैक्स बनेगा, निर्यात लाभ पर टैक्स जो बनेगा उसका भी 50% माफ हो। तो हुआ ना 15 साल का फायदा, तो 15 साल तक उस एरिया में फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा 100% FDI, FDI मतलब होता है विदेशी पैसा, जो विदेशों से पैसा हमारे देश में निवेश होकर आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं सर जिसे, वो 100% होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 100% अलाउड होगा। 100% विदेशी पैसे की अनुमति होगी। हिंदी में क्या कहोगे? 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति। ये हर जगह नहीं होती है, बस यहां पर होगी। और अगर हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसका लाइसेंस लेना होता है, लेकिन अगर हम SEZ में बनेंगे, नो इंपोर्ट लाइसेंस, तो हमें कोई भी इंपोर्ट यानी खरीदना हो सामान दूसरे देश से, उसका लाइसेंस भी नहीं चाहिए। नो इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड। आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। पहले पूरी बात समझना, आयात करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। अब मुझे बताओ सोचकर इससे क्या फायदा होगा, उस एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को क्या फायदा होगा, उस राज्य को या उस देश के लोगों को क्या फायदा। देखो सोच के समझो पहले बात को। सर ऐसे एरियाज में इंक्रीज होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी लोगों का काम शुरू होगा, यहां पर रोजगार मिलने लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ावा होगा। मैं हिंदी बताऊंगा इसकी, समझना बात। तो एक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलेगा,
लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्टिविटी से रोजगार बढ़ेगा। जब यहां पर एक्टिविटी बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज जीडीपी, जो देश की आय होती है उसको जीडीपी कहते हैं, वो बढ़ेगी। अच्छा, जब यहां कारोबार बनेगा सर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पैसा आएगा, विदेशी लोग भी निवेश करेंगे ऐसी जगहों पर, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। जब यहां पैसा आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तो यहां पर जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश को, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट्स करना बढ़ेगा। जिस एरिया में ये लगेगा वहां पर सड़कें व्यवस्था बेहतर होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसे, हिंदी में बताऊंगा मैं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा वहां पर, सड़क, रेल, वायु मार्ग सब कुछ बनाया जाएगा जहां इंडस्ट्री होगी। और यहां पर जो रहने वाले लोग हैं, यहां पर रहने वाले लोगों का रीजनली डेवलपमेंट होगा, आसपास में डेवलपमेंट नजर आएगा। भाई कोई भी शहर आप देखो ना, आज से 20-25 साल पहले, आप गुरुग्राम को देखिए, 20-25 साल पहले गुरुग्राम यानी गुड़गांव एक गांव हुआ करता था, एक कंप्लीट गांव जैसा था गुरुग्राम। आज उसको देखिए आप, शायद दिल्ली उसके आगे फेल है, नोएडा, और शायद भारत में कोई ऐसा शहर नहीं जो गुरुग्राम को आगे बीट कर सके। ये हुआ है पिछले 20-25 सालों के। यहां पर डेवलपमेंट बढ़ेगा और यहां के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो। देखो मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने आज कमेंट किया भाई मुझे कोई फर्क नहीं, उस बात से नहीं आ रही बात समझ में, तो आपको पूरा अधिकार है कहने का। लेकिन हाँ, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, उसी को जीडीपी कहते हैं अन्वेष। आप उसको जीडीपी कह लो या नेशनल इनकम कह लो, बात वही है बात, क्योंकि दोनों का हम एक ही मान के चलते हैं लगभग लगभग। और उस राज्य की इनकम भी कह सकते हो बढ़ेगी, है ना भाई? बात समझ पाई ना मेरी? जीडीपी वर्ड अभी बाद में पढ़ेंगे नसीम, थोड़ा सा वेट करते हैं उसे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उस बात को, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट, स्पेशली वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा परेशान है कि समझ में नहीं आ रही थी इकोनॉमिक्स, मैं उसका जवाब चाहता हूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट आया समझ में या नहीं। तो अब आप पहले एक काम करिए, पहले इस बात को लिख लीजिए आराम से, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप इसको नोट कर लीजिए। पहले इसे एक बार नोट करके जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, डन करिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। सर जिन स्टेट में एसईजेड नहीं, उनकी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को एसईजेड बनाने को क्यों नहीं कहती? भाई यही तो बात है ना सारी। अब मुझे बताइए कि बिहार के लोग जो वोट करते हैं वो किस बात पर करते हैं? भाई बिहार में अगर इंडस्ट्री बने या ना बने उन्हें क्या फर्क पड़ता है? भाई बिहार के लोग तो ये सोचकर वोट करते हैं ना कि भाई ये यादव है तो इसको वोट करेंगे। मान लीजिए कि ये सवाल पूछा गया किसी के बारे में, मैंने बात की, तो वहां पर जो चलता है आज भी कास्ट या रिलीजन वाइज चलता है। तो सीधी सी बात है भाई, जहां पर जरूरत नहीं है वहां क्यों बनाई जाएगी इंडस्ट्री? इसीलिए अगर बिहार के लोग भी चेंज करें और डिमांड करें वहां से कि भाई हम इंडस्ट्री मिलेगी, हम एसईजेड बनाओ किसी को, तब हम वोट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वहां वाली सरकार भी करेगी, सरकार कोशिश करेगी तब जब लोग चाहेंगे। बिना करे ही काम हो रहा है तो क्या फायदा? तो ये कास्ट का मसला बड़ा खराब है। अच्छा, इसके फायदे क्या हुए सोचो जरा। आपने कहा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक है, जीडीपी या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, इसको भी नोट करेंगे भाई। निवेश में वृद्धि होगी,
आयात निर्यात में वृद्धि होगी, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय विकास होगा और सामाजिक आर्थिक विकास होगा। ये SEZ बनाने से उस रीजन में होने वाले बेनिफिट होंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए भाई सानू सर जी, पहले 5 इयर्स नहीं, 5 इयर्स तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, मतलब उसमें तो टोटल का फायदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी टैक्स मिलेगा और बाकी पे भी मिलेगा जो इंडिया में करेंगे। उसके बाद जो 5 आखिरी वाले उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट का मिलेगा, मतलब फायदा सब पर होगा, ये टेंशन मत लीजिएगा। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ। एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूं सुबह, थैंक यू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये सारी बातें हो चुकी है लगभग लगभग। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो पूरी बात समझना फिर आगे काम आएगा। देखो एक पॉइंट है जिसको कहते हैं KCC। क्या कहा जाता है? KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में ये कहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना भाई क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखो क्रेडिट कार्ड मेरा भी होता है, आपका भी हो सकता है, फैमिली में किसी का हो सकता है आपकी। सोचो सर, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि जनरली तौर पर इस क्रेडिट कार्ड में मान लो एक लिमिट होती है 1 लाख रुपए। इस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट रहती है 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी कहीं पर भी अगर जाऊंगा और कुछ भी शॉपिंग मुझे करनी है, कुछ भी सामान मुझे खरीदना है, तो उस सामान में क्या होगा सर, तो आप कहोगे कि उस सामान के अंदर हमें 1 लाख रुपए तक हम उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। यानी हमारा बिल अगर 1 लाख रुपए तक का होगा तो हम उस क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं। तो वो पेमेंट जो एक्चुअली होगी, सौरभ बिल्कुल सही है आपका टॉपिक, तो आपने कहा सर 1 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी जिसको हम बाद में पे कर देंगे। यानी 1 लाख रुपए मेरे ऊपर एक तरह से लोन हो गया और इस लोन को मुझे फिर कुछ समय के बाद देना होगा। जब मैं इसको अगले महीने 1 लाख रुपए पे कर दूंगा तो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए फिर बड़ी हो जाएगी, फिर मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। मतलब मैं इसको यूज करूंगा, पे करूंगा, मतलब पहले इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, बाद में पे करूंगा, यही मतलब है ना। अब सोचो, अब जो हमारा किसान है सर, किसान को भी पैसा चाहिए। जैसे मान लो किसान को बीज खरीदने हैं, किसान को कीटनाशक दवाई खरीदनी है, किसान को उर्वरक खरीदना है, किसान को इस सामान को लेकर जाना है कहां पर, जहां बेचने के लिए मंडी लेकर जाना है, सामान को मंडी व्यवस्था में जाना है। किसान ने जो मजदूर काम कर रहा है उसको मजदूरी देनी है। अब किसान को भी तो पैसा चाहिए ना, उधार। अब किसान अगर उधार लेगा, राहुल बात समझो, तो किसान उधार लेगा सर, वो लोन लेने जाएगा। अब लोन जाएगा, अप्लाई करेगा, पास होगा लोन, तब मिलेगा नहीं भाई। किसान को भी सरकार ने क्या कहा, क्रेडिट कार्ड दिलवा देंगे। अगर मान लो किसान के पास पैसा है तो किसान अपना पैसा यूज करे, हाँ, और किसान के पास अगर पैसा नहीं है तो किसान जाए, ये सारा सामान खरीदे और इस क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट कर दे। जब वो फसल कमा लेगा, जब पैसे कमा लेगा, तो ये जो उधार है उसके ऊपर वो ब्याज के साथ उसको वापस कर देगा। भाई उधार है तो ब्याज तो लगेगा और ब्याज के साथ ये दे देगा। लेकिन सोचो सर, पहले किसान लोन लेने जाता था और जाने के बाद उसको बहुत टाइम लगता था लोन पास होने में। अब क्या होता है, हर किसी की जेब में क्रेडिट कार्ड होता है, बस गए और तुरंत लेकर आ गए सामान, पेमेंट करके बाद में उसको पे कर दिया। ये क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट है। समझ में सबको आया तो बताइएगा मुझे कि क्रेडिट कार्ड में पहले यूज कर लेते हैं, बाद में ब्याज जोड़कर उसको वापस दे देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड कितना कर सकते हैं भाई, तो ये हर किसी पे डिपेंड करता है भाई। जैसे हर किसी का, मेरा क्रेडिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, सबका जो क्रेडिट कार्ड होगा सर, ये डिपेंड करेगा हम कितना कमाते हैं
उसके ऊपर। वैसे ही किसान का है भाई, जिसकी किसान की जमीन छोटी है, जो कम कमाता है, कम उत्पादन करता है, उसकी लिमिट कम होगी। जो बड़ा किसान है, ज्यादा कमाता है, उसकी लिमिट ज्यादा होगी। ये किसान पर डिपेंड करेगा उसकी लिमिट के बारे में। अब कॉन्सेप्ट ये है समझने का, आपसे सवाल ये पूछेगा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है सर, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, इसको कब लाया गया? देखो, इसकी सिफारिश 1998 में R.V. गुप्ता कमेटी ने की। इट रिकमेंडेड बाई R.V. गुप्ता कमेटी इन 1998। ठीक, दूसरी बात, इसमें क्या होगा देखो, इट प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट टू फार्मर्स। ध्यान समझना, ये किसानों को पर्याप्त व समय पर ऋण प्रदान करेगा। इससे क्या होगा, समय पर जो रिक्वायरमेंट होगी हम वो ले लेंगे सर। अच्छा, इसके बाद समझो तीसरी बात। सर ये लिमिट तो मैंने कहा हर किसान की अलग अलग, यहां ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, नो डाउट इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा भाई, ब्याज लगेगा, नो डाउट ब्याज लगेगा। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल कहां होगा? देखो, केसीसी यूज कहां होगा, हम इससे क्या कर सकते हैं? देखो, मेरी बात समझना, इसका इस्तेमाल होगा यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। इसका इस्तेमाल हम शॉर्ट टर्म के खर्चों में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। केसीसी का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस में होगा, अल्पकालिक खर्चों में हो। याद रखना, केसीसी अल्पकालिक व्यय, अल्पकालिक व्यय में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और यहां दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को, में उपयोग करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया आपको, सीड्स खरीदना है, यानी बीज खरीदना है। मैंने कहा आपको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि कीटनाशक दवाई जो होती है, कीटनाशक और उर्वरक खरीदना है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके फार्मर्स हैं, जो अपने लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है, किसी मजदूर को काम पर रखा, उसकी मजदूरी दे सकते हो, तो एग्रीकल्चर लेबर को दे सकते हो। कृषि श्रमिक है जो, उसको पे कर सकते हो इससे पैसा निकाल कर। अच्छा, अपने परिवार के खर्चे, फैमिली एक्सपेंस कर सकते हो, अपने परिवार के खर्चे भी कर सकते हो, पारिवारिक जो व्यय होगा वो कर सकते हो इससे, क्रेडिट कार्ड से। पोस्ट हार्वेस्ट, खेती के बाद उसको काटना है, उसको सही से रखना है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस। खेती के बाद के जो खर्चे वो कर सकते हो, मार्केट तक लेकर जाने के खर्चे। लेकिन याद रखना, अगर मान लीजिए मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना है सर, अगर मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना है भाई, तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए मुझे, याद रखना, ये केसीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रैक्टर क्या हो गया सर, लॉन्ग टर्म का खर्चा हो, बड़े अमाउंट का खर्चा है।
मान लो मुझे जमीन खरीदनी है किसान को, तो किसान जमीन खरीदने के लिए केसीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा, याद रखिएगा भाई, यहां पर अंजलि क्या कमेंट बिल्कुल आ रहे हैं भाई, आपके कमेंट, सबके कमेंट आ रहे हैं मुझे। तो केसीसी का इस्तेमाल इन कामों में कर सकते हो। केसीसी 1998 में लाया गया, किसानों को समय पर पैसा मिल जाए इसके लिए लाया गया, और यह पैसा आपको बाद में ब्याज के साथ देना होगा। फिर दोबारा से इसकी शुरुआत हो जाती है। भाई हर एक स्टूडेंट को समझ में आ रही है बात, तो यस कह दो और नोट कर लो। चलो नोट कर लो भाई, कितना इंटरेस्ट लगेगा? 7% पर एनम, जिसमें 5% लगता है, 2% ब्याज किसान देते हैं। 7% पर एनम का ब्याज दर होता है। ब्याज होगा 7% साल का, 7% पर एनम का होगा, जिसमें 5 देना पड़ता है, 2 सरकार माफ कर देती है, आरबीआई माफ कर देती है। वैसे 7% होगा, लेकिन देना 5 ही पड़ेगा। चलिए, ट्यूबवेल इंस्टॉलमेंट वगैरह में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल में होगा, एक फसल के इस्तेमाल वाली चीज। ट्यूबवेल वगैरह लगाना या कोई भी ट्रैक्टर या कोई ऐसी मशीनरी, कोई टूल्स वगैरह लेना, वो इसमें नहीं आए। ठीक है भाई। फैमिली एक्सपेंस मतलब जैसे मान लीजिए आप खेती कर रहे हो और तब तक परिवार भाई रोटी खाएगी, जो परिवार के जो खर्चे होंगे उस 4 महीने जब खेती होगी, तो वो आपको यहां से कर सकते हो, यानी इस क्रेडिट कार्ड से अपने परिवार के खर्चे को भी पूरा कर सकते हो। ठीक है भाई। चलिए, 4 और 5 सौरभ मैंने बता दिया। और बाद के खर्चे मतलब उसकी कटाई का खर्चा होता है, आपने देखा होगा, काटने का खर्चा है, फिर उसको मार्केट ले आने का खर्चा, ये सारे भी इसमें यूज कर सकते हो। यहां पर होंगे, बड़े खर्चे इसके अंदर नहीं होंगे। अब एक आखिरी बात समझिएगा आज के लिए, एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट आता है, इसे कहते हैं पीडीएस। इसमें 2-3 पॉइंट हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे पीडीएस क्या है। देखो एक बात समझना मेरी भाई ध्यान से, कोई बात, शिवम थैंक यू भाई। देखो आप मुझे बताओ कि सर आटा कितने रुपए किलो मिलता है मार्केट में? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं। 1 किलो आटा कितने रुपए का मिलता है? तो आप कहोगे सर 1 किलो आटा जो लगभग 30 रुपए का मिलता है। एक एग्जाम्पल है। अगर मैं बताऊं चावल कितने रुपए किलो मिलता है, अब क्या कहोगे सर 1 किलो चावल लगभग लगभग 50 रुपए का मिलता है। 1 किलो चावल, कच्चे चावल की मैं बात कर रहा हूं भाई, कि 1 किलो चावल जो मिलता है सर वो 50 रुपए, और आटा मिलता है 30 रुपए की। अच्छा, अब बात समझो। मैं आपसे कहूं कि जो अमीर इंसान है या जो मिडिल क्लास इंसान है, आप और मैं, हम इसको मान लीजिए खरीद लेते हैं सर, और जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा? भाई बात समझो, जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा सर? सर जो गरीब इंसान है, जो दिन के 50 रुपए 100 रुपए कमाता है, वो 30 रुपए किलो गेहूं आटा चावल तो नहीं खरीद सकता। वो क्या करेगा सर? उसके लिए हमने क्या कर रखा, राशन की दुकान होती है। राशन दुकान समझना पहले, राशन दुकान, कुछ यूपी और बिहार के लोग हैं तो उसको क्या कहते हैं सर, गल्ला होता है, गल्ले की दुकान होती है, गल्ला लेते हैं। गल्ला मतलब अनाज की दुकान होती है। तो अनाज की दुकान पर जाते हैं नसीम, बात समझना भी। तो आप कहोगे सर, वो अनाज की दुकान पर जब वो जाते हैं राशन कार्ड लेकर, उनको 2 रुपए किलो में गेहूं मिल जाता है, जिसको वो थोड़े से पैसे देकर आटा बना लेते हैं, गेहूं मिल जाता है। और 3 रुपए किलो में उनको चावल मिल जाता है, और 3 रुपए किलो में उसको चावल मिल जाता है। अब जो मिडिल क्लास का है या अमीर इंसान है वो तो खरीद सकता है बाजार में, लेकिन जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा सर? वो इस राशन की दुकान पर जाएगा, अपना राशन कार्ड बना होगा उसको लेकर, और उस राशन कार्ड से 1 महीने का उसका जो भी फैमिली का होगा वो मिलेगा। इसमें एक व्यक्ति का 5 किलो होता है, 1 महीने का गेहूं और चावल मिलाकर एक व्यक्ति का 5 किलो होता है। चलिए भाई, तो उसे डिपो बोलते हैं सर। तो एक व्यक्ति का कितना मिलेगा, 5 किलो। अब ये पूरी जो सिस्टम है भाई उसको बोलते हैं सर पीडीएस, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से हम गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज देते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं पीडीएस सिस्टम। आजादी के बाद से लगभग ये चालू है, लगातार चालू है, इसको याद रखना। चलिए, तो आप क्या कहोगे भाई, पीडीएस का मतलब क्या हुआ सर?
तो गरीबों को जो अनाज मिलता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो सस्ते दाम पर, उसको कहते हैं, इसका मतलब हुआ, इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन में लिखता हूं बिल्कुल, तो आप कहोगे इट मीन्स प्रोवाइड इट मीन्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, मतलब व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस जनरली टू पुअर या बीपीएल फैमिलीज एट सब्सिडी रेट टू फेयर प्राइस शॉप। इसे एक्चुअली फेयर प्राइस शॉप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समझिएगा ध्यान से। तो हिंदी में कहेंगे इसका अर्थ उचित दर दुकान के माध्यम से, उचित दर दुकान के माध्यम से गरीब परिवारों को खाद्य वस्तुएं गेहूं व चावल सब्सिडी रेट पर अवेलेबल करना, उपलब्ध कराना। ठीक है भाई, पूरी बात समझ में आ रही होगी। सर पीडीएस और सब्सिडी में क्या डिफरेंस है? पीडीएस तो वो प्रणाली हो गई ना जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। सॉल्ट भी देते हैं वैसे, अनाज बाजरा मोटा अनाज भी देते हैं सर, मुख्य तौर पर गांव में। कमेंट चलिए भाई, जियो वाले कोई बात नहीं, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं है भाई, रिप्लाई होगा, लेकिन कुछ पूछेंगे तभी रिप्लाई होगा। सब्सिडी कहते हैं उसको सस्ते दाम पर देना। पीडीएस में अनाज देने की बात है, सब्सिडी तो बहुत चीजों में मिलती है, जैसे आपको गैस का सिलेंडर सस्ता मिलता है, वो भी सब्सिडी में आता है। सब्सिडी अलग बात हो गई भाई। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जिस रेट पर ये दिया जाता है, ये पूरा अनाज जो दिया जाता है जनरली तौर पर, इसमें गेहूं की मात्रा क्या होती है? देखो वीट क्या होता है सर, वीट यानी गेहूं मुख्य तौर पर 2 रुपए किलो है। जो राइस है चावल है, और इसमें ना एक आता है मोटा अनाज। कभी कभी इसमें एक मोटा अनाज देते हैं जिसको मोटा अनाज कहते हैं, यानी कि चना बाजरा भी कहते हैं, बाजरा वगैरह भी मिल जाता है, वो 1 रुपए किलो में। ये कभी कभी मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। सब्सिडी रेट बताता हूं, इसका मतलब क्या होगा नसीम, कम कीमत पर। भाई जैसे आपने कहा ना 2 रुपए किलो मिल रहा है, 3 रुपए किलो, सर इतना सस्ता कहाँ है मार्केट में? ये जो 2 रुपए किलो, जो 3 रुपए किलो है, इसी को कहते हैं टॉपिक जो आप सिलेबस नहीं दिए हैं सर। अरे नसीम कोई बात नहीं भाई, सब सिलेबस में इसका नाम अलग है। अरे पढ़ने से मतलब रखना बहुत जरूरी है ना हमें। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर फिनांस, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होने वाले शब्द जो हैं उनको याद रखना। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल टर्म्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो यहां पर कितना अनाज मिलेगा सर, मैं बताया 5 किलो, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। एक व्यक्ति का 5 किलो एक महीने का, एक व्यक्ति को एक महीने का 5 किलो दिया जाएगा। अच्छा,
सब्सिडी मतलब कम कीमत पर दिया जाएगा, इसे बोलते हैं इश्यू प्राइस। तो आपसे पूछेगा इसमें जो इश्यू प्राइस है इसको क्या कहते हैं भाई? इश्यू प्राइस क्या होता है? निर्गत या जारी मूल्य किसे कहते हैं? यह बहुत पूछा जाता है, निर्गत या जारी मूल्य। तो निर्गत या जारी मूल्य क्या होता है भाई? इसका मतलब है वह कीमत जिस पर सरकार पीडीएस के अंतर्गत गरीब परिवारों को वो अनाज देती है। तो उस कीमत को जो बहुत कम होती है, आपको पता है सर इससे सरकार को बहुत नुकसान होता है, पता है ना आपको, वही बहुत नुकसान होगा सरकार को जो ब्लॉक में मिलता है, बिल्कुल। तो याद रखना, प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड ग्रेन टू, वो कीमत जिस पर फूड ग्रेन दिया जाता है टू पुअर फैमिलीज अंडर पीडीएस। तो पुअर फैमिलीज को जिस कीमत पर अनाज दिया जाता है सर, उस मिनिमम कीमत को इशू क्या? अच्छा, इशू में क्या है? बीपीएल आईपीएल क्या है? बीपीएल और एपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीब को कहा जाता है। हाउ टू एड मनी इन केसीसी, देखो जब आप बैंक में जमा कर दोगे पैसा वापस प्रीतम, तो वो लिमिट ऐड नहीं होती है। वो क्या होता है, अपने आप वो लिमिट उधार है, क्योंकि वो तो बैंक की तरफ से मिला, उसमें आप ऐड नहीं करते हो। आपने यूज करा, पे कर दो, लिमिट बढ़ जाती है। यूज करो पे करो वाला हिसाब होता है, लिमिट रहती है उसके अंदर, वो ऐड नहीं होती उसमें जनरली तौर पर। तो आपने कहा ये इश्यू प्राइस हो गया है। अच्छा, अब मेरी बात समझना, ये अनाज दिया कि सरकार के द्वारा जाता? देखो ध्यान से समझना, पीडीएस के तहत अनाज, पीडीएस के तहत अनाज केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। देखो याद रखना, आप चाहे किसी भी राज्य के हो, आपको जो गेहूं या चावल मिलेगा सस्ते रेट पर राशन की दुकान से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या नहीं क्लास? नहीं भाई राहुल, अभी नहीं होगी, वेट करते हैं भाई। तो टोटल कितने फूड ग्रेन्स दिया जाता है? टोटल एक व्यक्ति का 5 किलो। अब परिवार में जितने लोग होंगे उसके 5 से गुणा कर दो, उतना हो जाएगा फिर। लेकिन याद रखना सर, इसको दिया किसके माध्यम से जाएगा? पीडीएस को के तहत अनाज का वितरण, अनाज का वितरण राज्य सरकार करती है। बहुत ध्यान से समझ लो, इसमें बड़े कंफ्यूजन है और बहुत परेशानी होती है इसमें, और विवाद रहता है इसमें। देखो ये होता है केंद्र का, भारत सरकार सारे राज्यों को देती है कि आप अपने राज्यों में गेहूं बांटो, चावल बांटो गरीबों को। अब ये चावल किस किस को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, राशन कार्ड बनाना, दुकानें खुलवाना, उनको गेहूं दिलाना, ये काम राज्य की सरकार करेगी। लेकिन जो गेहूं आएगा वो केंद्र सरकार की तरफ से, उसका खर्चा केंद्र उठाएगा। और मैं आपको बताऊं सरकार कितना खर्च करती है हर साल या हर महीने में, आपको बताऊं लगभग एक साल में गरीबों को सस्ता अनाज देने पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होते। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे, सबसे ज्यादा सब्सिडी, देखो सरकार बहुत सारी चीजों में सब्सिडी देती है, गेहूं और चावल के अलावा और कुछ मोटा अनाज कहते हैं जिसको, उसे भी दिया जाता है। लेकिन कई जगहों पर बंद कर दिया गया, कई राज्यों में बंद कर दिया, और अब तो पैसा देना शुरू कर दिया गया। लेकिन अगर मैं पूछूं सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी किस पे देती है? एक बात याद रखना, सरकार द्वारा सर्वाधिक सब्सिडी, सरकार द्वारा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, और लगभग कितना, 2 लाख करोड़ सर्वाधिक सब्सिडी खाद्य वस्तु पर, फूड ग्रेन पर दी जाती। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर होता है, सब्सिडी खाद्य वस्तु पर दी जाती। क्यों? अब सोचो जरा भाई, 1 किलो गेहूं कितने का है? मैं आपको बताता हूं, सुनना। 1 किलो जो गेहूं है, बाजार में अगर किसान बेचता है सरकार को, 1800 रुपए क्विंटल है, यानी 1 किलो 18 रुपए का। सोचो जरा, आप खुद सोचो,
सरकार ने 18 रुपए में गेहूं खरीदा और कितने में बेच दिया? 2 रुपए में। अब आप कहोगे सर ये देखो कितना गलत नुकसान हो रहा है। 18 रुपए में मैंने खरीदा और 2 रुपए में बेच दिया, यानी 1 किलो का कितना नुकसान हो रहा है सर? 1 किलो का 16 रुपए का नुकसान है। 1 किलो पर 16 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। सोक्ता बस समझना, 16 रुपी। अब ये 16 रुपीज का नुकसान गेहूं पे हो रहा है, इसी तरह चावल पे नुकसान है और जो बाकी चीजों पे नुकसान होगा, इस हिसाब से अगर आप देखोगे सर कितना खर्चा हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा? 2 लाख करोड़ के करीब में हो जाएगा। तो याद रखना, मैक्सिमम या हाईएस्ट, हाईएस्ट वर्ड लगाइएगा, हाईएस्ट सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, हाईएस्ट सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑन फूड ग्रेन। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो फूड ग्रेन पर होता है। और कितना होता है? मैंने कहा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए एक साल का, एक साल का 2 लाख करोड़। बात समझ में आ गई? इसीलिए तो मैंने कहा ना आपसे, गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट है? गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं है भाई इस बात से, लेकिन जो गरीब है भाई उनको उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। अब गरीब को देना, इससे नुकसान हो रहा है, मैंने कहा 2 लाख करोड़ का, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अगर इस नुकसान को नहीं उठाएगी तो फिर देश के गरीब का क्या हाल होगा? तो हर चीज में फायदा नहीं होगा ना। गवर्नमेंट तो वो है जो सरकार नुकसान में भी काम करती है। तो गवर्नमेंट यहां जो वर्क कर रही है वो नुकसान में हो रहा है, लेकिन देश के लगभग 82 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो रहा है। देश में लगभग 82 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो रहा है। सोचिए जरा, बहुत होता है 82 करोड़। और इसमें शहरों में रहने वाले हों, गांव में रहने वाले हों, सर कहीं के भी रहने वाले हों, उनको इसी तरह अनाज मिलता है। सरकार पहले ही किसानों से अनाज खरीद लेती है और उसको गरीबों को इस तरह से बांट देती। अब मुझे बताओ कि एक एक बात समझ में आई या नहीं? चाहे पिछली क्लास की हो या इस क्लास की हो, दोनों क्लास की बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया। सीएसआर का प्रावधान, एसएमएसपी का प्रावधान, एमएसएमई का प्रावधान, महारत्न नवरत्न का हो, या फिर आज का हमने पढ़ा सीएसआर, पीडीएस और उसके अलावा सॉरी एसईजेड पढ़ा, पीडीएस पढ़ा हम लोगों ने आज, और केसीसी पढ़ा। मैंने फिर कहा ना आपको टॉपिक सारे कराऊंगा मैं, क्योंकि जिम्मेदारी है सेलेक्ट कराने की, सिलेबस कराने की नहीं है। सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेबस चाहे कितना भी हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट वोट बैंक के लिए करती है और गरीबों को ध्यान रखना होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी पूछ लिया करिए, ठीक है? आपके लिए सारे अधिकार हैं आपको पूछने के, पूछना आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू।